अपनी एल्बो को अंदर करो, बट वो वैसा नहीं करती है और फिर भी वो बुलसाई हिट कर देती है और इवन बाद में हाउकाई उसकी टेक्निक की तारीफ भी करता है। टोनी स्टार्क बताता है कि वो और नेब्यूला बेनेटार को 48 घंटों से चला रहे थे और अब वो शिप डेड हो चुकी है स्पेस में। बट देखने वाली बात यह है कि स्पेस में तो कोई ग्रेविटी है नहीं, ना ही कोई एटमॉस्फेयर है जो कि उसको स्लो डाउन करेगा। तो इस हिसाब से वो शिप रुकनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो 48 आवर फ्लाइट का इनर्शिया जो था वो उसको आगे बढ़ाते रहेगा। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि वो शिप स्पेस में डेड हो चुकी है। कैप्टन अमेरिका ने शेविंग मिरर के लेफ्ट कॉर्नर को पकड़ रखा था, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है हम देखते हैं कि उनका हाथ तो उसके हैंडल के ऊपर था। जब टोनी अर्थ वापस आ जाता है तो पेपर उससे गले मिलती है और टोनी की जो चिन्स होती हैं वो पेपर के शोल्डर से टच होती हैं। बट अगले सीन में हम देखते हैं कि उसकी चिन वापस से उसके शोल्डर के पीछे आ चुकी है और अब उसका फेस प्रेस्ड है उसके शोल्डर पे। तो जब टोनी और स्टीव बहस कर रहे होते हैं और टोनी बोलता है वो टोल्ड यू डैट, तो हम देखते हैं कि टोनी का राइट हैंड जो होता है वो उसके रोब के ऊपर होता है। बट जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है हम देखते हैं कि उसका हाथ तो दरअसल टेबल पे था। बट वापस कैमरा एंगल बदलता है और हम देखते हैं उसका हाथ रोप पे आ गया। उसके बाद टोनी गुस्से में खड़े होता है और वहां पर हम देखते हैं कि टोनी का आर्क रिएक्टर पहले से ही थोड़ा लूज है। हाँ मुझे पता है वो बाद में उसे निकालने वाला है, पर वो पहले से ही क्यों ऐसे लूज है। उसके बाद जब टोनी अपना आर्क रिएक्टर निकाल देता है और वो बस गिरने ही वाला होता है तो हम पीछे बैकग्राउंड में देखते हैं कि कैप्टन मार्वल अपने हाथों को आगे बढ़ाती है जैसे वो टोनी को उठाने वाली है। बट अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके हाथ तो इजिली रेस्ट पे थे। उसके बाद एवेंजर्स निकल जाते हैं थैनोस की प्लेनेट की तरफ और वहां पर हम देखते हैं कि एवेंजर्स की जो शिप है वो प्लेनेट के रिंग से पीछे है। बट जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है हम देखते हैं वो शिप तो दरअसल आगे आ चुकी है। इतना ही नहीं, पिछले कैमरा एंगल में हमने ये भी देखा था कि वो जो एक प्लेनेट है थैनोस के प्लेनेट के पास में वो उससे छोटा है और काफी दूर है। बट जैसे ही कैमरा एंगल बदला हमें पता चला वो दरअसल बहुत ही पास और बहुत ही बड़ा है। तो जब थैनोस के साथ सवाल जवाब चल रहे थे तो हम वहां देखते हैं कि कैप्टन मार्वल ने उसके गले को पकड़ रखा था और वॉर मशीन ने उसके राइट हैंड को पकड़ रखा था। बट फिर ब्रूस बैनर उसको धक्का देता है और हम देखते हैं कि दरअसल कैप्टन मार्वल और वॉर मशीन ने तो उसे पकड़ा ही नहीं था। अब आखिर ये हो क्या रहा है मुझे नहीं पता, मैं जो देख रहा हूँ वैसा दरअसल हो नहीं रहा है। अब हम आ जाते हैं अगले सीन पे जहाँ पर हमने देखा कि एंट मैन वापस आ चुका है क्वांटम रेल्म से। बट देखने वाली बात यह है कि एक रैट के लिए अकेले ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं था। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंट मैन एंड द वास्प के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने ऐसा देखा था कि वहां पर वास्प, हैंक पिम और उनकी पत्नी तीनों मिलके डिवाइसेस में कुछ चीजें कर रहे थे और उसके बाद वास्प ने एक लीवर खींचा था जिसकी मदद से एंटमैन अंदर गया था। तो ऑब्वियसली अगर घुसना इतना टफ है तो निकलना भी टफ होना चाहिए ना। और एंड गेम ने कोर्सेस को नजरअंदाज कर दिया। जब एंटमैन एंड द वास्प में एंटमैन अंदर गया था तो उसके पास एक कम्युनिकेटर था और इवन एक डिवाइस था जिसकी मदद से वो एनर्जी को स्टोर करने वाला था। बट एंड गेम में उसके बारे में हमें कुछ जानने को नहीं मिला। उसके बाद जब एंटमैन एक जगह पहुंचता है जहां पर टॉम स्टोन्स होते हैं और उन्हीं स्टोन्स के ऊपर उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जो कि वेनिश हो चुके होते हैं। बट हम देखते हैं कि उन टॉम स्टोन के ऊपर कोई ऑर्डर ही नहीं था। आखिर अगर किसी को नाम पता करना होगा तो वो कैसे पता करेगा। इवन उन टॉम स्टोन में एक ही नाम नॉबर्ट लेनी 2 बार लिखा गया था। जो हमारा स्कॉट स्टीव और नताशा को एक्सप्लेन कर रहा होता है क्वांटम रन के बारे में तो हम देखते हैं कि उसने एक सैंडविच को अपने राइट हैंड में पकड़ रखा है। बट जैसे कैमरा एंगल बदलता है वो सैंडविच जादू से उसके लेफ्ट हैंड में पहुंच जाता है। उसका स्कॉटलैंड कहता है कि जब पूरी दुनिया ने 5 साल बिता दिए तो उसने बस 5 घंटे बिताए थे क्वांटम रन में। तो इस हिसाब से तो जेनेट वैन डाइन को इतना बुरा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जब बाहरी दुनिया के लिए 30 साल हुए तो उसके लिए बस 15 से 30 घंटे होने चाहिए थे। जब टोनी अपनी बेटी के साथ अपने घर की तरफ वापस लौट रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसने हेलमेट को ऊपर से पकड़ रखा था। बट जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है हम देखते हैं कि उसने अब हेलमेट को साइड से पकड़ रखा है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज गायब नहीं हुआ है, वही जिम्मेदार है इन सब चीजों के पीछे। जब वो 3 बच्चे आते हैं ब्रूस बैनर के पास तो हम देखते हैं कि स्कॉट जो कि कॉर्नर में है फ्रेम के, उसने अपने राइट हैंड को रेस्ट पे रख रखा है। बट जैसे ही कैमरा एंगल बदलता है हम देखते हैं उसका हाथ दरअसल मुंह पे था। तो आखिर वो किसका हाथ था। तो जब स्कॉट उन बच्चों की फोटो खींच लेता है तो वो फोन को राइट हैंड में पकड़ता है और उन बच्चों को वापस करने लगता है। बट जब स्कॉट उनको पिक्चर खिंचवाने के लिए मना करता है तो हम देखते हैं कि वो अभी भी अपना राइट हैंड हिला रहा होता है। कैमरा एंगल बदलता है और हम देखते हैं कि उसके राइट हैंड में ही फोन था। बट फिर से कैमरा एंगल बदलता है और हम देखते हैं कि वो अपने राइट हैंड से मना कर रहा है। अब उसके पास 2 राइट हैंड है तो मुझे नहीं पता। और इसी सीन से एक और कंटिन्यूटी एरर निकल के आता है जहां हम देखते हैं कैप, नताशा और स्कॉट तीनों बैठ के जब हल्क के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वहां पर एक खाने की चीज रखी होती है जो कि पहले 2 टुकड़ों में होती है बट अचानक से वो आपस में जुड़ जाती है और फिर अगले सीन में 2 टुकड़ों में हो जाती है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर स्ट्रेंज जिम्मेदार है, वही टाइम स्टोन घुमा रहा है। जब वो लोग एंटमैन के साथ टाइम टेबल का टेस्ट करने वाले थे तो हम वहां पर देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे स्टीव रॉजर्स खड़े थे जो कि बोलते हैं वी आर गुड। बट जैसे ही कैमरा एंगल पीछे की तरफ जाता है हम देखते हैं कि स्टीव अचानक से दोनों के बीच में आ जाते हैं। बट वापस कैमरा एंगल फ्रंट में आता है और हम देखते हैं स्टीव वापस से लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच जाते हैं।